अ वेरी गुड इवनिंग टू डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से हम फिजिक्स की क्लास में लेक्चर नंबर 5 के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड एक टॉपिक को लेते हुए आपके समक्ष हैं। और मैं कमलेश ठक्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज यूलर्स इक्वेशन फॉर द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। दैट्स रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो आता है वो है यूलर्स इक्वेशंस का। ये यूलर्स इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस यूलर्स इक्वेशन के डेरिवेशन को हम देखेंगे। जनरली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस में और कॉलेजों के क्वेश्चंस में, बीएससी फर्स्ट ईयर में, रिजिड बॉडी में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो इक्वेशन है वो रोटेशनल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए बहुत यूज़फुल होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो हम इसके डेरिवेशन पे आते हैं स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा है न्यूटन्स सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ इन एन इनर्शियल फ्रेम, किसी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के लिए जो न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है उसमें टॉर्क जो होता है टाउ, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। टाउ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, वे टाउ इज इक्वल टू आप जानते हैं फोर्स टॉर्क या फिर बल आघूर्ण, और एल इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम है। ये इनर्शियल फ्रेम के लिए होता है। इनर्शियल फ्रेम स्टूडेंट्स आप सभी समझते हैं इनर्शियल फ्रेम क्या है, जो जिस पर गति के नियम क्या होते हैं, लागू होते हैं। लेकिन यदि हम एक घूर्णी फ्रेम की कल्पना करें जो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाती है, तो उस अवस्था में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शियल फ्रेम होता है और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम रोटेशनल फ्रेम होता है, उसमें जो संबंध होता है वो निम्नलिखित समीकरणों के द्वारा दर्शाया जाता है। आप देखेंगे समीकरण नंबर 2 में आई और आर, डी एल बाई डी टी आई जो कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को शो करता है, और डी एल बाई डी टी आर जो कि रोटेशनल रेफरेंस फ्रेम को शो करता है, प्लस ओमेगा क्रॉस एल। ये जो रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है वो जड़त्वीय और अजड़त्वीय यानी कि घूर्णी निर्देश फ्रेम के बीच संबंध को बताता है। नाउ इक्वेशन नंबर 1 से यदि हम डी एल बाई डी टी के प्लेस पे टाउ लिख दे तो एक नया समीकरण हमारे पास बन जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत, समीकरण नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इसके बारे में कि I1, I2 और I3 जो होते हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। तो यदि I1, I2, I3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रिंसिपल एक्सिस अबाउट में हो तो हमने जो इक्वेशंस पढ़े थे एंगुलर मोमेंटम का L इक्वल टू आई कैप I1 ओमेगा 1, जे कैप I2 ओमेगा 2 एंड के कैप I3 ओमेगा 3। यदि हम इसे क्या करते हैं, डिराइव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो देखिए इसमें हमने देखा कि जब हमने डिराइव किया तो ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 वो तीनों का डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, डी बाई डी टी हुआ है, लेकिन I1, I2 और I3 का डी बाई डी टी नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रोटेशनल रेफरेंस फ्रेम में जो प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है और जो यूनिट वेक्टर होती है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, वो समय के साथ अनचेंज रहते हैं, यानी कि समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। तो टी के रेस्पेक्ट में जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो वो कांस्टेंट के फॉर्म में बाहर आ गए हैं। देखिए ओमेगा के 1 में डॉट लगा हुआ है, दैट मीन्स डी ओमेगा 1 बाई डी टी है वो। ओमेगा 2 भी एक्चुअल में डी ओमेगा 2 बाई डी टी है, और डी ओमेगा 3 बाई डी टी ओमेगा 3 डॉट है। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, जो हमारे इक्वेशन नंबर 3 था, टाउ इक्वल टू डी एल बाई डी टी आर प्लस ओमेगा क्रॉस एल, जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, उस इक्वेशन में जब हम डी एल बाई डी टी आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से और ओमेगा की वैल्यू और एल की वैल्यू आई जे के टर्म्स में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है। देखें, टाउ इक्वल टू I1 ओमेगा 1 डॉट आई कैप, I2 ओमेगा 2 डॉट जे कैप, I3 ओमेगा 3 डॉट के कैप। ये वैल्यू तो सिंपल हमने इक्वेशन नंबर 5 से लिख दी। ओमेगा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं ओमेगा 1 आई कैप, ओमेगा 2 जे कैप, ओमेगा 3 के कैप। फिर क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, एल का, एल के प्लेस पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 से I1 ओमेगा 1 आई कैप, I2 ओमेगा 2 जे कैप प्लस I3 ओमेगा 3 के कैप। नाउ हमने देखिए फर्स्ट टर्म तो वही रहा, सेकंड जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको क्रॉस प्रोडक्ट में हमने डिटेल किया है, आई जे के टर्म्स में हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन हुआ उसमें हमें जो टर्म्स मिले वो इक्वेशन नंबर 6 में आपके शो हो रहे हैं। आपको क्रॉस प्रोडक्ट आपको ध्यान होगा, हमने पहले भी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, जो मैथमेटिक्स में वेक्टर प्रोडक्ट में हम पढ़ते हैं वही क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ भी हुआ है। फिर आई जे के फॉर्म में हम इसे सेपरेट करते हैं। नाउ इफ वी पुट टाउ इक्वल टू I1 आई कैप, टाउ 1
जे कैप टाउ 2 एंड के कैप टाउ 3। टाउ को भी हमने कार्टेशियन फॉर्म में आई जे के टर्म्स में परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर के टर्म्स में ले लिया है। तो उसकी वैल्यू यदि हम इक्वेशन नंबर 6 में रख के यदि आई जे के टर्म्स को क्या करें, कंपेयर करें, तो हमें क्या मिलता है? तो हमें 3 इक्वेशन मिलते हैं। टाउ 1 की वैल्यू मिलती है, वो आई के कोफिशिएंट के रूप में मिलेगी हमें। सो आई का कोफिशिएंट है यहाँ पर I1 ओमेगा 1 डॉट प्लस ओमेगा 2 ओमेगा 3 I3 I2। सिमिलरली टाउ 2 I2 ओमेगा 2 डॉट प्लस ओमेगा 3 ओमेगा 1 I1 माइनस I3 एंड टाउ 3 इक्वल टू सेम किस कंडीशन में होगा, ये I3 के फॉर्म में होगा, ओमेगा 3 डॉट ओमेगा 1 ओमेगा 2 I2 I1। ये जो 3 इक्वेशंस हमको दिख रहे हैं, ये पूरे समीकरण जो है वो यूलर के समीकरण कहलाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेरिवेशन के दृष्टिकोण से और रिजिड बॉडी के जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं उसके दृष्टिकोण से। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा और इस डेरिवेशन को आप बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे। जहाँ भी समझ में ना आए पॉज कीजिए और फिर उसे समझिए और डेरिवेशन तैयार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।